जय श्री राम दोस्तों। बहुत सालों पहले ओकिको नाम की एक लड़की थी जो हिमाजी नाम के एक कैसल में बर्तन धोने का काम करती थी। लेकिन वहाँ के एक समुराई आयुमा का दिल ओकिको पे आ गया और उसने एक दिन हिम्मत करके ओकिको को प्रपोज किया। लेकिन ओकिको ने उसे साफ साफ मना कर दिया। समुराई आयुमा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और ओकिको को मनाने के लिए एक चाल चला और हिमाजी कैसल के 10 महंगे प्लेट में से एक प्लेट को वो छुपा दिया और ओकिको को बुलाने लगा। ओकिको, ओकिको। और उसे बताने लगा कि यहाँ जो 10 महंगे प्लेट रखे हुए थे उसमें से एक प्लेट गायब है और अगर राजा को ये सब बात पता चलेगी तो वो तुम्हें बहुत ही दंड देंगे, क्योंकि इनको धोने और संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओकिको डर के मारे उन्हें गिनने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन 10वां प्लेट गायब था। हर बार गिनने के बाद भी 9 प्लेट ही हो रही थी। समुराई बोला, तुम मेरी बन जाओ या मैं राजा को ये सब बता दूं। लेकिन ओकिको उसे साफ मना कर देती है। आयुमा गुस्से में आकर ओकिको को बांधकर कुएं में लटका देता है और टॉर्चर करने लगता है और ओकिको से पूछता है, 10वां प्लेट कहाँ है? बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें कुएं में गिरा दूंगा। मुझे नहीं मालूम 10वां प्लेट कहाँ है। गुस्से में समुराई ओकिको को कुएं में गिरा देता है। उसके बाद से ओकिको की आत्मा रात को कुएं से बाहर निकलकर रोज प्लेट गिनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th कहते ही वो एक क्रीपी सी आवाज में चिल्लाती है। रोज ये सब होने के कारण एक दिन कैसल के राजा होनकाई ने एक मोंग को उसके कैसल में लेकर आया। तो जब ओकिको की आत्मा प्लेट गिन रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक गिनकर चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उस मोंग ने 10 बोल दिया और उस दिन के बाद से कभी भी ओकिको की आत्मा वापस प्लेट गिनने नहीं आई। ओकिको की आत्मा को पता चल गया था कि 10वां प्लेट किसी ने ढूंढ लिया है। अजय अपनी मम्मी अंकिता के साथ दिल्ली में रहता था। उनके पापा का कुछ दिनों पहले ही देहांत हो गया था। वो ज़्यादातर उसकी मम्मी अंकिता के साथ ऑफिस में ही रहता। एक दिन अंकिता के ऑफिस के कंपनी ओनर ने अंकिता को कुछ महीने के लिए जापान प्रेजेंटेशन के लिए जाने के लिए कहा और उसने बताया कि अंकिता, आप अजय को भी ले जाओ, उसको भी अच्छा लगेगा। अंकिता अगले दिन अजय को लेकर निकल गई। जापान पहुंचकर उन्होंने एक घर किराए पर लिया और अजय को एक अच्छे से ट्यूशन में एडमिशन करवाई और अपने ऑफिस की ओर निकल गए। अजय की ट्यूशन क्लास शाम के 6 से रात के 8 बजे तक होती और अंकिता भी ऑफिस से छुट्टी होकर अजय को ट्यूशन से लेके घर चली जाती। एक दिन अजय ट्यूशन के लिए निकल ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। अजय ने मोबाइल उठाया तो उसने देखा कि उसकी मम्मी थी।
हेलो। अजय, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अगर तुम्हारा फ्रेंड कोई ट्यूशन जा रहा है तो तुम ट्यूशन जाओ, वरना मत जाओ। और अगर जाओगे तो ट्यूशन की छुट्टी होने पर वहीं पर रुकना। मैं तुम्हें 8:30 बजे वहां से पिक कर लूंगी। और वो कॉल काट दी। अजय ट्यूशन की ओर निकल पड़ा। उसने देखा कि शाम के करीब 6 बजे थे, लेकिन पूरा रास्ता सुनसान था। वो धीरे धीरे ट्यूशन की ओर जाने लगा। तभी उसे एक हॉर्न की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो एक टैक्सी उसकी ओर आ रही थी। उसने उसे रोका और अपने ट्यूशन की ओर जाने को कहा। कुछ दूर जाते ही उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया, बेटा, ये आज रात की आखिरी सवारी है। तुम ट्यूशन से वापस लौटते समय तुम्हारे साथ कोई बड़े को लेकर ही आना, वरना ट्यूशन पर ही रुक जाना। कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँचे। वो टैक्सी ड्राइवर अजय को ट्यूशन छोड़कर घर की ओर चला गया। अजय की ट्यूशन की क्लास 8 बजे तक खत्म हो गई। वो बाहर की ओर निकला और उसकी मम्मी का वेट करने लगा। अब रात के करीब 8:45 हो चुके थे। उसने सोचा कि मैं धीरे धीरे घर की ओर चलता हूँ और अगर कोई दिखा तो लिफ्ट ले लूँगा। वो धीरे धीरे घर की ओर जाने लगा। वो कुछ दूर गया ही था कि तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर सी लड़की मास्क लगाए रोते रोते उसकी ओर आ रही है और उससे पूछी, क्या मैं सुंदर हूँ? अजय ने उसकी आंखें देखकर कहा, हाँ, आप बहुत सुंदर हो। इतना कहते ही वो लड़की अपना मास्क नीचे की और फिर से पूछी, क्या मैं सुंदर हूँ? ये देखकर अजय पूरी तरह से घबरा गया और वहां से भागने लगा। वो लड़की भी पागलों की तरह चीखते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगी। अजय भागते भागते एक कार पर जा टकराया। उसमें से उसकी माँ बाहर आई और 3 बार पोमेड पोमेड बोली। ये सुनकर वो लड़की वहां से चिल्लाते हुए भाग गई। अजय ये देखकर बेहोश हो गया था और अंकिता अजय को लेकर घर की ओर जाने लगी। कुछ देर बाद अजय को होश आया तो उसने उसकी मम्मी को पूछा, मम्मी, वो कौन थी और उसका मुंह इस तरह से क्यों कटा हुआ था? सन 1800 शताब्दी में एक लड़की थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। उसकी शादी एक सामुराई से हुई थी। एक दिन सामुराई युद्ध के लिए बाहर गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ का चक्कर एक दूसरे मर्द के साथ चल रहा है। उसने गुस्से में तलवार से कुची साकेओना के मुंह को काट दिया और पूछा, क्या तुम अब भी इतनी सुंदर हो? दर्द के मारे कुची साकेओना तड़प तड़प कर मारी गई। फिर सन 1970 में वो लौट आई और रास्ते में किसी भी बच्चे को रोककर पूछती, क्या मैं सुंदर हूँ? बच्चे उसके आंखें देखकर हाँ में जवाब देते तो वो अपना मास्क नीचे करके उनका भी मुंह उसके जैसा बना देती। इसी के डर से सन 1970 में लोग अपने घरों से बच्चों को निकलना बंद कर दिए थे। और एक दिन मिंग शाम को ऑफिस से घर की ओर जा रहा था। तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो कुची साकेओना उसकी ओर आ रही थी और पूछी, क्या मैं सुंदर हूँ? तभी मिंग ने उसे कहा, पोमेड, यानी कि एवरेज हो। और इस तरह के जवाब का कुची साकेओना को
कोई अंदाजा नहीं था और वो वहाँ से चली गई। और ये बात मिंग ने सारे जापान के लोगों को बताई। अगले दिन जब मिंग ऑफिस से घर की ओर आ रहा था तभी उसे फिर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा तो कुचिसाकी ओना उसकी ओर आ रही थी। उसने उसके पास पहुंचकर अपना मास्क नीचे किया और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डाली। अजय की मम्मी ने कहा, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि कुचिसाकी ओना एक बार जिसे चुन ले उसे मारे बगैर नहीं छोड़ती। उसने दिल्ली के ऑफिस में कॉल किया और सारी बात बताई और अगली सुबह ही जापान से निकल गई। ये कहानी 1918 जापान की है। इकिकू का आज 9th बर्थडे था और वो अपने मम्मी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। इकिकू की मम्मी इकिकू को एक बहुत बड़ी सी डॉल गिफ्ट में दी। वो डॉल को देखकर इकिकू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और वो उसे लेकर दौड़कर कमरे की ओर चली गई। वो उस डॉल के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगी। उसने उस डॉल का नाम ओकिकू दिया और उसके साथ ही रहती। कुछ दिन बाद इकिकू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और वो ज़्यादातर बेड पर ही रहने लगी और उसके साथ वो डॉल ओकिकू भी उस बेड पर ही रहती। कुछ दिनों बाद इकिकू की मृत्यु हो गई और उसके साथ वो डॉल वहीं पर थी। कुछ दिनों बाद एक रात जब इकिकू की मम्मी बेड पर सो रही थी तब उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। उसकी आंख खुल गई और वो गौर से सुनने लगी। तभी उसे एक बार फिर एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। वो उठकर इकिकू के कमरे की ओर जाने लगी और रूम का दरवाज़ा खोली। तब उसने देखा कि वो डॉल इकिकू की बेड पर लेटी हुई है। उसने उस डॉल को उठाकर एक चेयर पर रख दिया और दरवाजे को लॉक करके वहाँ से चली गई। अगली सुबह जब इकिकू की मम्मी इकिकू के रूम पर आई तो उसने देखा कि वो डॉल इकिकू के बेड पर लेटी हुई है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक रात जब इकिकू की मम्मी सो रही थी तभी बर्तन गिरने की आवाज़ आई। वो उठी और किचन की ओर जाने लगी। उसने दरवाजे में से झांक कर देखा तो वो डॉल किचन से इकिकू के रूम की ओर जा रही थी और उसके बाल और नाखून बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए थे। ये देखकर इकिकू की मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर गई और अगली सुबह एक प्रीस्ट को बुलाई। उस प्रीस्ट ने बताया कि आपकी बेटी इकिकू की आत्मा ओकिकू डॉल में है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस इस डॉल के साथ ही रहना चाहती है। ये सुनकर इकिकू की मम्मी उस डॉल को पकड़कर बहुत रोने लगी। तभी उस प्रीस्ट ने बताया कि आप इस डॉल को मिलेंजी टेम्पल में पहुंचा दीजिए। वो इस डॉल का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इकिकू की मम्मी उस डॉल को मिलेंजी टेम्पल में पहुंचा दी। कहते हैं कि वो डॉल आज भी मिलेंजी टेम्पल में है और उसके बाल और नाखून आज भी बढ़ते हैं। जय श्री राम दोस्तों। साल 1998 का था। सीमू बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के साथ जापान उसके दादा दादी के वहाँ पर रहने के लिए जा रहा था। यूँ तो सीमू अपने दादा दादी से फ़ोन पर काफ़ी बातें किया था, लेकिन उनसे मिलने के लिए जापान वो पहली बार जा रहा था। शाम के करीब 4 बजे तक वो वहाँ पर पहुँचे। वो कुछ देर अपने दादा दादी के साथ गांव घूमा और शाम के 6 बजे के करीब
घर के बाहर ही खेल रहा था। तभी उसे पो पो की आवाज आने लगी। उसने देखा कि उनके बाउंड्री के बाहर कोई 8 फीट की लड़की खड़ी है और पो पो की आवाज निकाल रही है। उस लड़की को देखकर सीमू जोर से चीखा। सीमू की चीख सुनकर उसके दादा दादी उसके पास आए तो सीमू ने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर सीमू की दादी उसको पकड़कर रूम की ओर ले जाने लगी और सीमू से बोली कि आज रात कुछ भी हो जाए तुम रूम से बाहर मत निकलना। उतने में ही सीमू के दादाजी भी 2 बाल्टी लेकर आए और बोले, सीमू बेटा, तुमने जो आज देखा वो हाची साकुसामा नाम की एक चुड़ैल है जो बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है और वो आज रात तुम्हें लेने के लिए जरूर आएगी। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। तुम भी दरवाजे को कसकर लॉक कर लेना और कुछ भी हो जाए इस रूम से बाहर मत निकलना। और वो दोनों वहाँ से चले गए। सीमू भी बेड पर आराम करने लगा। रात के करीब 1 बज रहे थे। सीमू भी सो गया था। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई और सीमू के दादाजी की आवाज आई, सीमू, सीमू बेटा। ये आवाज सुनकर सीमू की आंख खुल गई। तभी दरवाजे की ओर से फिर आवाज आई, सीमू, अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो मैं आ जाऊं। दरवाजा खोलो बेटा, खोलो दरवाजा। सीमू दरवाजे की ओर जा ही रहा था कि तभी वो पो पो की आवाज आने लगी। सीमू दौड़कर बेड पर चला गया और डर के मारे कांपने लगा। लेकिन खटखटाहट लगातार हो ही जा रही थी। रात भर खटखटाहट होती रही। जैसे ही सुबह हुई और सीमू ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे की दूसरी ओर उसकी मम्मी खड़ी है। वो उन्हें देखकर रोने लगा। तभी उसकी दादी आई और बोली, अभी खतरा टला नहीं है, तुम सबको यहाँ से जल्द जाना होगा और सीमू को कभी भी जापान लेकर मत आना, क्योंकि हाची साकुसामा एक बार जिसे चुन ले उसे जिंदगी भर नहीं भूलती। और सीमू, भूल कर भी तुम जापान मत आना, वरना तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, एक बार रोनी नाम का एक लड़का कॉलेज से अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक उसे सुनसान सड़क होकर गुजरना पड़ता था। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। रोनी अपने घर की ओर जा रहा था। उसे उस सड़क पर डस्टबिन के पीछे एक लड़की दिखी जो जोर जोर से रो रही थी। रोनी उसके पास गया तो उसने देखा कि उस लड़की की आधी बॉडी हवा में लटकी हुई है और उसका आधा शरीर कटा हुआ था। रोनी इतना डर गया कि वो वहीं पर जम गया। तभी वो लड़की अपने हाथों की मदद से रेंगते हुए तेजी से रोनी के पास आई और उसने एक खौफनाक आवाज में रोनी से पूछा, मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? कहाँ पर है मेरा आधा शरीर? रोनी डर के मारे वहीं पर गिर गया। तभी उस लड़की ने रोनी को बीच से काट दिया। रोनी की तरह ऐसे बहुत से केस जापान में 90s के दशक में देखने को मिले। हर विक्टिम की बॉडी को बीच से काट दिया जाता था और वो
किसी सुनसान सड़क पर पड़ा मिलता था। लोगों का कहना था कि ये काम टेके टेके ने किया है। बहुत सालों पहले कासिमा रिको नाम की एक लड़की थी जो बहुत ही शर्मीली थी। उसे लोगों से बात करने में बहुत ही शर्म महसूस होती थी, जिससे लोग उसका बहुत ही मजाक बनाया करते थे। एक दिन वो जब स्कूल से घर की ओर आ रही थी, तभी कुछ लोगों ने मजाक मजाक में उसे रेलवे क्रॉसिंग में धक्का देकर गिरा दिया। रेलवे ट्रैक पर गिरने के बाद कासिमा का पैर वहीं पर फंस गया। अचानक से ट्रेन आई जिसने कासिमा को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर भी वो वहीं पर देर तक जिंदा थी और दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। उस दिन के बाद से कासिमा टेके टेके नाम के लेजेंड से मशहूर हो गई और वो जापान के सुनसान सड़कों पर चल रहे मुसाफिरों को रोककर उससे एक सवाल पूछती। मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? कहाँ पर है मेरा आधा शरीर? दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को टेके टेके की कहानी? और टेके टेके के सवाल का जवाब है मेसिन रेलवे स्टेशन। लेकिन गलत जवाब देने पर टेके टेके आपका भी वही हाल कर देगी। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते एक नई कहानी सुने, क्योंकि हर सोमवार की रात डर की रात ब्लडी मून के साथ।